इस वीडियो में हम ब्लड की इम्यूनोलॉजी को समझेंगे। देखिए, एंटीजन असल में कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हमारी बॉडी अपना नहीं मानती और उसके खिलाफ रिएक्शन शुरू कर देती है। जैसे ही इम्यून सिस्टम को लगता है कि कोई बाहर की चीज़ अंदर आई है, तो वह तुरंत अलर्ट हो जाती है और एंटीबॉडीज बनाने लगती है। वही बाहर की चीज़ एंटीजन कहलाती है। यह बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन या किसी सेल की सरफेस पर मौजूद स्पेशल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ब्लड के केस में एंटीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारी आरबीसी की सरफेस पर भी एंटीजन्स होते हैं। जैसे अगर आपकी आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी है तो बी ब्लड ग्रुप होगा और अगर डी एंटीजन है तो आपका ब्लड आरएच पॉजिटिव होगा। बॉडी इन एंटीजन्स को अपना मानती है, इसलिए इनके खिलाफ नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं करती। लेकिन जब कोई ऐसा एंटीजन आ जाता है जो बॉडी के लिए फॉरेन होता है, जैसे कि गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन में दूसरे ग्रुप का एंटीजन या कि फिर इन्फेक्शन में बैक्टीरिया का एंटीजन, तो इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडी बनाकर अटैक करता है। इसी वजह से ट्रांसफ्यूजन में गलत ब्लड देने पर प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीजन्स को हम मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और ये एंटीजन्स बॉडी में कहाँ से अंदर आते हैं इस बेस पर इनका डिवीजन होता है। सबसे पहले आते हैं एक्सट्रोजेनस एंटीजन्स। ये वो एंटीजन होते हैं जो बॉडी के बाहर से अंदर आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स या फिर उनके टॉक्सिन्स। जब हमें इन्फेक्शन होता है तो यही एक्सट्रोजेनस एंटीजन्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। बॉडी इन्हें पहचान कर एंटीबॉडीज बनाती है और डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। दूसरे होते हैं एंडोजेनस एंटीजन्स। ये बाहर से नहीं आते बल्कि हमारी अपनी बॉडी की सेल्स के अंदर ही बनते हैं, खासकर जब सेल इन्फेक्टेड हो जाती है या कि फिर कैंसरस हो जाती है। जैसे जब वायरस किसी सेल के अंदर चला जाता है तो इन्फेक्टेड सेल अपनी सरफेस पर वायरल एंटीजन दिखाने लगती है। तब इम्यून सिस्टम उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का बेस होता है। तीसरे और सबसे डेंजरस होते हैं ऑटो एंटीजन्स। नॉर्मली बॉडी अपनी सेल्स को पहचानती है और उन पर अटैक नहीं करती, लेकिन कुछ डिजीज में इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और अपनी ही सेल्स को फॉरेन समझकर उस पर अटैक कर देता है। उस समय हमारी अपनी ही सेल्स एंटीजन की तरह बिहेव करने लगती है, जिसको ऑटो एंटीजन्स बोलते हैं। इससे ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जैसे ऑटो इम्यून एनीमिया या फिर आईटीपी। एंटीबॉडी एक स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है ताकि वह जर्म्स और फॉरेन सब्सटेंस से लड़ सके। ये एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स नाम की व्हाइट ब्लड सेल से बनती है। जब ये बी सेल्स फुल्ली एक्टिवेट होती है तो ये प्लाज्मा सेल्स में बदल जाती है और फिर बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। ये एंटीबॉडीज मेनली ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट करती रहती है, जैसे बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड्स की जैसे। जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन अंदर आता है, एंटीबॉडी उसे पहचान लेती है और उससे जाकर चिपक जाती है। यह बाइंडिंग काफ़ी स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल लॉक एंड की जैसे। हर एंटीबॉडी सिर्फ अपने मैचिंग एंटीजन से ही जुड़ती है। जब एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है तो फिर इम्यून सिस्टम को सिग्नल मिल जाता है कि यह एनिमी है, यानी कि दुश्मन है, और फिर बाकी डिफेंस सिस्टम जैसे कॉम्प्लीमेंट, मैक्रोफेगस और डब्ल्यूबीसी मिलकर उसे डिस्ट्रॉय करते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर गलत ब्लड दे दिया जाए तो प्लाज्मा की एंटीबॉडीज डोनर आरबीसी की एंटीजन से बाइंड करके एग्लूटिनेशन और हेमोलाइसिस कर देती है। एंटीबॉडी की शेप इंग्लिश के वाई लेटर की जैसी होती है। इस वाई शेप का रीज़न ये होता है कि इससे एंटीबॉडी एक साथ दो एंटीजन को पकड़ सकती है, जिससे रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इस एंटीबॉडी में कुल 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स। हैवी चेन्स होती है वो बड़ी होती है यानी कि लंबी, और लाइट चेन्स छोटी और हल्की होती है। ये चारों चेन्स आपस आपस में जुड़कर पूरी वाई शेप बनाती है। वाई के ऊपर वाले दो हाथों पर ही एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यही वो जगह होती है जहां एंटीबॉडी जाकर एंटीजन से चिपकती है। हर एंटीबॉडी की ये साइट्स अलग-अलग शेप के होते हैं, ताकि वह सिर्फ अपने मैचिंग एंटीजन को ही पहचान सके। जब कोई एंटीजन बॉडी में आता है तो उसकी मैचिंग एंटीबॉडी मिल जाती है, तो दोनों आपस में लॉक एंड की सिस्टम की तरह जुड़ जाते हैं। जैसे सही चाबी सही ताले में ही लगती है, वैसे ही एंटीबॉडी सिर्फ उसी एंटीजन से ही बाइंड करती है जो उसी के लिए बनी होती है। इस बाइंडिंग के बाद बॉडी में अलग-अलग रिएक्शन होती है। सबसे कॉमन है एग्लूटिनेशन, जिसमें आरबीसी या कि फिर जर्म्स आपस में चिपककर एक क्लम्प्स बना लेते हैं। यह ब्लड ग्रुपिंग में साफ दिखाई देता है। दूसरी जो रिएक्शन है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एंटीबॉडी टॉक्सिन या कि फिर वायरस को कवर कर लेती है ताकि वह नुकसान न कर सके। और तीसरा है लाइसिस, जिसमें कंप्लीट सिस्टम एक्टिवेट होकर सेल को तोड़ देता है और एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट मेडिकल फील्ड में काफ़ी प्रैक्टिकल और लाइफ सेविंग इम्पोर्टेंस रखता है, खासकर ब्लड और इम्यूनिटी से जुड़े हुए मामलों में। सबसे पहले आते हैं ब्लड ग्रुपिंग में। देखिए, हमारी आरबीसी पर मौजूद एंटीजन और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ की वजह से ही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। लैब में ब्लड टेस्ट करते समय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखकर ही ग्रुप का पता किया जाता है। अगर यह सिस्टम न समझा जाए और गलत ब्लड दे दिया जाए तो पेशेंट की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफ्यूज़न कंपैटिबिलिटी का। देखिए, ट्रांसफ्यूज़न में सबसे पहले यह चेक किया जाता है कि डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट तो नहीं करेंगी। अगर रिएक्शन हो गई तो आरबीसी टूट सकती है और सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सेफ ट्रांसफ्यूज़न की फाउंडेशन भी यही सिस्टम होती है। तीसरा है डिजीज़ डायग्नोसिस। कई डिजीज़ का पता एंटीजन एंटीबॉडीज टेस्ट से ही चलता है, जैसे एचआईवी या हेपेटाइटिस, टाइफाइड या डेंगू आदि। लैब में पेशेंट के ब्लड में स्पेसिफिक एंटीबॉडी या एंटीजन ढूंढकर डिजीज़ कंफर्म की जाती है। इसलिए मॉडर्न डायग्नोसिस काफ़ी हद तक इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। चौथा है इम्यूनिटी। जब बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ती है तो एंटीबॉडीज बनाकर फ्यूचर प्रोटेक्शन देती है। यही इम्यूनिटी का बेस होती है। वैक्सीन्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसमें बॉडी को वीक एंटीजन देकर एंटीबॉडी बनवाई जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिन्हें हम कॉमनली एंटीबॉडीज कहते हैं, बॉडी के वो स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो हमें इन्फेक्शंस और फॉरेन सब्सटेंस से बचाते हैं। ये एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स नाम की व्हाइट ब्लड सेल से बनती है। जब बी सेल्स किसी एंटीजन को पहचान लेती है तो वे प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। ये एंटीबॉडीज ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स में घूमती रहती है, और जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स आता है
तो तुरंत उससे चिपक कर उसे न्यूट्रलाइज करने लगती है। इस तरह इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम की बैकबोन होती है और बॉडी को बार बार होने वाली इन्फेक्शन से बचाती है। एंटीबॉडी की शेप बिल्कुल इंग्लिश के वाई लेटर के जैसी होती है। यह वाई शेप इसलिए होती है ताकि एंटीबॉडी एक साथ दो एंटीजन को पकड़ सके और रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बन सके। इस स्ट्रक्चर में कुल 4 प्रोटीन चेन्स होती है, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स। ये चारों चेन्स आपस में जुड़कर पूरी वाई शेप बनाती है। वाई के 2 ऊपर वाले आर्म्स पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। यही वो जगह होती है जहां एंटीबॉडी एंटीजन से जाकर जुड़ती है। हर एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट अलग डिज़ाइन का होता है ताकि वह सिर्फ अपने स्पेसिफिक एंटीजन को ही पहचान सके। देखिए, हमारी बॉडी 5 मेन टाइप्स की एंटीबॉडीज बनाती है और हर टाइप का अपना अलग अलग काम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी होती है आईजीजी। यह ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है। यही एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके माँ से बच्चे तक इम्यूनिटी को पहुंचाती है। इसलिए न्यूबॉर्न को शुरू में माँ से प्रोटेक्शन मिलती है। पुराने इन्फेक्शंस की मेमोरी भी इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन जी ही रखती है। दूसरी है इम्यूनोग्लोबुलिन ए आईजीए। यह मेनली बॉडी की सीक्रेशन में मदद करती है, जैसे सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, नेज़ल म्यूकस और इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स। इसका काम होता है जर्म्स को बॉडी के अंदर घुसने से रोकना। ब्रेस्ट मिल्क में आईजीए बच्चे को अर्ली इम्यूनिटी देती है। तीसरी है आईजीएम। यह इन्फेक्शन के समय बनने वाली सबसे पहली एंटीबॉडी होती है। जब कोई नया इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आईजीएम बढ़ती है। इसलिए लैब रिपोर्ट्स में अगर आईजीएम पॉजिटिव हो तो मतलब होता है रीसेंट या फ्रेश इन्फेक्शन का एक्सपोजर हुआ है। चौथी है आईजीई। यह एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से जुड़ी हुई होती है। अस्थमा, हे फीवर, स्किन एलर्जी में आईजीई बढ़ी हुई मिलती है। यह मास्ट सेल से जुड़कर हिस्टामिन रिलीज करती है, जिससे इचिंग, स्वेलिंग और स्नीजिंग होती है। पांचवी है आईजीडी। यह सबसे कम पाई जाती है और मेनली बी सेल्स की सरफेस पर होती है। इसका काम है बी सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करना होता है। देखिए, इसको इस तरीके से याद रखिए। जी माने जनरल प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म के लिए। ए माने एयरवे और मिल्क प्रोटेक्शन। एम से है फर्स्ट इन इन्फेक्शन, यानी एम को आप मॉर्निंग ले सकते हो। फर्स्ट इन इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन में सबसे पहले यही आती है। ई यानी कि एक्जिमा, अस्थमा यानी कि एलर्जी से जुड़ी हुई। और डी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बी सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन सी एंटीबॉडी बॉडी में कहाँ ज़्यादा पाई जाती है और कहाँ कम पाई जाती है और क्या काम करती है। हर टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन अपनी प्रिफर्ड जगह पर होती है। आईजीजी सबसे ज़्यादा ब्लड और बॉडी टिश्यूज में पाई जाती है। यही एंटीबॉडी पूरे शरीर में घूम घूम कर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है। यह प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी तक भी पहुंचती है, इसलिए न्यूबॉर्न को माँ से इम्यूनिटी इसी के जरिए मिलती है। आईजीए मेनली बॉडी सीक्रेशन में मिलती है, जैसे सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, नेजल म्यूकस और इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स। इसका काम एंट्री पॉइंट्स पर ही जर्म्स को रोकना होता है ताकि वे अंदर घुस ही न पाए। आईजीएम ज़्यादातर ब्लड सर्कुलेशन में पाई जाती है। यह इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में सबसे पहले बनती है।
इसलिए यह मेनली ब्लड स्ट्रीम में एक्टिव होती है। आईजीई ब्लड में कम कम पाई जाती है, लेकिन यह मेनली मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स की सरफेस पर अटैच्ड होती है। एलर्जी के टाइम यही सेल्स हिस्टामिन रिलीज करती है। आईजीडी मेनली बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर पाई जाती है। यह ब्लड में काफ़ी कम होती है और बी सेल रेगुलेशन में हेल्प करती है। एंटीबॉडीज़ का मेन काम होता है बॉडी को जर्म्स और टॉक्सिन से बचाना, और इसके लिए ये अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स। जब कोई बैक्टीरिया, टॉक्सिन या कि फिर वायरस बॉडी में आता है तो एंटीबॉडी उससे जाकर चिपक जाती है और उसे इनएक्टिव बना देती है, ताकि टॉक्सिन या वायरस अब सेल को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जैसे कोई जहरीली चीज़ आए और एंटीबॉडी उसे कवर कर दे ताकि वह असर न कर सके। दूसरा इम्पोर्टेंट काम है एग्लूटिनेशन का। इसमें एंटीबॉडीज़ कई जर्म्स या आरबीसी को आपस में चिपका देती है और क्लम्प्स बना देती है। जब ये क्लम्प्स बन जाते हैं तो मैक्रोफेगस और डब्ल्यूबीसी आसानी से उन्हें पहचान कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्लड ग्रुपिंग में जो क्लम्पिंग दिखता है वह एग्लूटिनेशन ही होता है। तीसरा फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। जब एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है तब वह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बनकर एनिमी सेल्स में होल बना देते हैं और उसे फाड़ देते हैं। इसको सेल लाइसिस कहते हैं। यह बॉडी की पावरफुल किलिंग मैकेनिज्म होती है। चौथा और काफ़ी यूजफुल फंक्शन होता है ऑप्सोनाइजेशन। इसमें एंटीबॉडी जर्म्स को कोट कर देती है, जैसे उन पर लेबल लगा देती हो, और इसे ऐसे कर देती है कि अब इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर मैक्रोफेगस और न्यूट्रोफिल्स ऐसे कोटेड जर्म्स को जल्दी पहचान कर उन्हें खा लेते हैं। इससे इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। देखिए, एंटीबॉडीज़ का पहला रोल होता है डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस में। जब किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाती है। लैब में ब्लड टेस्ट करके ये देखा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जैसे कि आईजीएम या आईजीजी। अगर आईजीएम पॉजिटिव है तो मतलब रीसेंट इन्फेक्शन है, और अगर आईजीजी पॉजिटिव है तो मतलब पुराना इन्फेक्शन या इम्यूनिटी है। इसी तरह डेंगू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, एचआईवी जैसी डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है एलर्जी टेस्टिंग में। एलर्जी में मेनली आईजीई एंटीबॉडी बढ़ जाती है। ब्लड टेस्ट से आईजीई लेवल चेक करके ये पता लगाया जाता है कि पेशेंट को एलर्जी है या नहीं और किस लेवल की है। अस्थमा, स्किन एलर्जी और फूड एलर्जी में ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तीसरा है ऑटो इम्यून डिजीज़ की पहचान में। कुछ डिजीज़ में बॉडी अपनी ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेती है, जैसे ऑटो इम्यून एनीमिया, लंपस या कि फिर आईटीपी आदि में। लैब में ऑटो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करके इन डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। चौथा यूज़ होता है वैक्सीन रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग में। जब किसी को वैक्सीन दी जाती है तो बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। बाद में ब्लड टेस्ट करके ये देखा जाता है कि एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं। अगर बनी है तो वैक्सीन इफ़ेक्टिव मानी जाती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम असल में ब्लड में मौजूद स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है, जो हमारी इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ की मदद करता है। ये प्रोटीन्स खुद अकेले काम नहीं करते, बल्कि जब
एंटीबॉडी किसी एंटीजन से बाइंड कर लेती है, तब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होकर उस दुश्मन सेल को खत्म करने में सपोर्ट देता है। इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, मतलब कि एंटीबॉडी की एक्शन को कंप्लीट करना। यह सिस्टम हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का ही हिस्सा होता है, यानी जब जन्म से हमारे शरीर में मौजूद रहता है और जल्दी रिस्पॉन्स देता है। इसे किसी ट्रेनिंग या लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि एडेप्टिव इम्यूनिटी को होती है। नॉर्मल हालत में भी ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में घूमते रहते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सोल्जर्स की तरह। जब तक इन्फेक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती, तब तक ये शांत रहते हैं। जैसे ही डेंजर सिग्नल मिलता है, ये तुरंत एक्टिवेट होकर चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं और एनिमी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। असल में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बॉडी की बैकअप आर्मी है, जो एंटीबॉडीज के साथ मिलकर दुश्मन को जल्दी और मजबूत तरीके से खत्म करती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कुल मिलाकर 9 मेन प्रोटीन से बना होता है, जिन्हें हम C1 से C9 के नाम से जानते हैं। यहाँ C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ये सारे प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा में पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि नॉर्मली ये कुछ नहीं करते। जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तब ये प्रोटीन्स एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह एक्टिवेट होने लगते हैं, जैसे कि डोमिनो इफेक्ट होता है, यानी एक गिरा तो बाकी अपने आप गिरते चले जाते हैं। वैसे ही C1 एक्टिवेट होकर C2 को, फिर C2 C3 को और आगे C9 तक ये प्रोसेस चलती है। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है C3, क्योंकि यह ऑलमोस्ट हर पाथवे में काम करता है और इम्यूनिटी का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। इसके बाद C5 से C9 मिलकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे MAC यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो एनिमी सेल में होल बना देता है और उसे मार देता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति में C1 से C9 में किसी प्रोटीन में कमी हो जाए, तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और उसे बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक उसे अटैक का सिग्नल नहीं मिलता। यह सिग्नल 3 अलग अलग रास्तों से मिल सकता है, जिन्हें हम एक्टिवेशन पाथवेज कहते हैं। पहला है क्लासिकल पाथवे। यह सबसे कॉमन और काफ़ी इम्पोर्टेंट पाथवे होता है। इसमें सबसे पहले एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि जब एंटीबॉडी किसी जर्म से चिपक जाती है, तब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को मैसेज मिलता है कि अब अटैक शुरू करो। इसके बाद C1 से लेकर आगे के प्रोटीन्स एक्टिवेट होने लगते हैं, इसलिए इसे एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे भी कहते हैं। दूसरा है ऑल्टरनेटिव पाथवे। इसमें एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस सीधे ब्लड में आता है, तो उसकी सरफेस खुद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देती है। मतलब बॉडी बिना वेट किए तुरंत डिफेंस शुरू कर देती है। यह पाथवे फास्ट रिस्पॉन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा है लैक्टिन पाथवे। इसमें एक स्पेशल प्रोटीन काम करता है, जिसे मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन कहते हैं, MBL। ये प्रोटीन जर्म्स की सरफेस पर मौजूद मैनोज शुगर को पहचान लेता है। जैसे ही यह बाइंड करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह भी एंटीबॉडी के बिना ही काम करता है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम सिर्फ जर्म्स को पहचानना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरी तरह ख़त्म करना भी होता है। इसके लिए यह 4 मेन तरीकों से काम करता है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल काम है सेल लाइसिस, यानी कि MAC फॉर्मेशन। देखिए, जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है,
तो C5 से लेकर C9 प्रोटीन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको MAC यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यह एनिमी सेल की वॉल में होल बना देता है। इससे सेल के अंदर का फ्लूइड बाहर निकल जाता है और जर्म्स मर जाता है। यह डायरेक्ट किलिंग मैकेनिज्म होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑप्सोनाइजेशन C3b, यानी कि इसमें C3b प्रोटीन जर्म्स की सरफेस पर चिपक जाता है और उन पर ईट मी का टैग लगा देता है। फिर मैक्रोफेगस और न्यूट्रोफिल्स ऐसे टैग्ड जर्म्स को जल्दी पहचान कर उन्हें खा लेते हैं। इससे इन्फेक्शन जल्दी साफ हो जाता है। तीसरा काम है इन्फ्लेमेशन। ये प्रोटीन्स ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट कर देते हैं और इम्यून सेल्स को उस जगह बुलाते हैं जहां इन्फेक्शन हुआ है। इससे रेडनेस, स्वेलिंग और पेन होता है जो इन्फ्लेमेशन के सिग्नल्स होते हैं। यह बॉडी का नेचुरल डिफेंस रिस्पॉन्स होता है। इनका चौथा फंक्शन होता है कीमोटैक्सिस। इसमें खासकर C5a प्रोटीन WBC को सिग्नल देता है कि इन्फेक्शन यहाँ है, यहाँ जल्दी से आ जाओ, और तब WBC उसे डायरेक्शन में मूव करते हैं और जर्म्स पर अटैक करते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काफ़ी पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, लेकिन अगर ये बिना कंट्रोल के काम करने लगे तो यह बॉडी की अपनी हेल्थी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बॉडी ने इसके लिए एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम भी बनाया है जिसे रेगुलेशन कहते हैं। हमारे ब्लड में कुछ स्पेशल इनहिबिटरी यानी कि कंट्रोल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि फैक्टर H, फैक्टर I, DAF एटसेट्रा। ये प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पर ब्रेक लगाने का काम करते हैं। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम गलती से नॉर्मल बॉडी सेल्स पर एक्टिवेट होने लगता है तो ये इनहिबिटर्स उसे तुरंत रोक देते हैं। नॉर्मल सेल्स की सरफेस पर भी कुछ प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट को सिग्नल देते हैं कि यह अपनी सेल्स है, इसे अटैक मत करो। इससे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सिर्फ जर्म्स पर ही काम करता है और हेल्दी टिश्यूज सुरक्षित रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये इनहिबिटरी प्रोटीन्स ठीक से काम न करें तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ओवरएक्टिव हो सकता है और ऑटो इम्यून टाइप डैमेज यानी कि एनीमिया या फिर किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखिए, इसके क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले यह इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। जब बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में घुसते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उन्हें जल्दी पहचान कर डिस्ट्रॉय करता है, ऑप्सोनाइजेशन करता है और इम्यून सेल्स को बुलाता है। इससे इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल में आ जाता है और डिजीज़ ज़्यादा सीवियर नहीं हो पाती। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लोगों को बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं, खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बचपन बचपन से ही बार बार न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस या कि फिर स्किन इन्फेक्शन होना कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी का सिग्नल होता है। तीसरा इसका रोल है ऑटो इम्यून डिजीज में। अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सही तरीके से रेगुलेट न हो तो यह बॉडी की अपनी सेल्स पर भी अटैक करने लगता है। इससे ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो सकती है, जैसे ऑटो इम्यून एनीमिया, लंपस या कि फिर किडनी डिजीज। इन कंडीशंस में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन टिश्यू को डैमेज करता है। देखिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वह डिफेंस सिस्टम है जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड में काम करती है। इसका मेन रोल होता है बॉडी में घूम रहे जर्म्स और टॉक्सिन से लड़ना। इस इम्यूनिटी को बी लिम्फोसाइट्स कंट्रोल करते हैं। जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन बॉडी में आता है तो बी सेल्स उसे पहचान लेते हैं
और फिर प्लाज्मा सेल्स में बदलकर बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं। ये एंटीबॉडीज ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड्स में घूमती रहती है, तो जैसे ही अपने मैचिंग एंटीजन को देखती है, उससे चिपक जाती है। फिर वे उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, क्लम्प्स बना देती है या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि जर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी खासकर उन इन्फेक्शन के खिलाफ इफेक्टिव होती है जो बॉडी के बाहर या फ्लूइड में मौजूद होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लड में टॉक्सिन्स या फिर वायरस जो अभी सेल के अंदर नहीं घुसे होते। इसलिए यह फर्स्ट लाइन ऑफ अडेप्टिव डिफेंस मानी जाती है। वैक्सीन का मेन इफेक्ट भी ह्यूमरल इम्यूनिटी पर ही होता है, क्योंकि वैक्सीन बॉडी को एंटीबॉडी बनाने की ट्रेनिंग देती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बॉडी की सर्कुलेटिंग पुलिस फोर्स होती है, जो ब्लड में घूम घूम कर दुश्मनों को पकड़ती है और ख़त्म करती है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वह डिफेंस सिस्टम है जो डायरेक्ट जाकर खराब या कि फिर इन्फेक्टेड सेल्स को खुद डिस्ट्रॉय करती है। इसमें एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं होता। इस इम्यूनिटी को मेनली टी लिम्फोसाइट्स कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। जब कोई वायरस बॉडी में आकर किसी सेल के अंदर घुस जाता है, तो एंटीबॉडी उसे डायरेक्टली नहीं मार सकती, क्योंकि वायरस सेल के अंदर छुप जाता है। ऐसे में टी सेल्स काम में आते हैं। ये इन्फेक्टेड सेल को पहचान लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि वायरस आगे न फैल सके। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एबनॉर्मल सेल्स पर भी अटैक करती है, जैसे कि कैंसर सेल्स। इसलिए यह बॉडी की नेचुरल एंटी कैंसर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होती है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट के बाद डोनर ऑर्गन को रिजेक्ट करना भी इसी इम्यूनिटी के कारण होता है, क्योंकि टी सेल्स उसे फौरन मानकर अटैक कर देते हैं। एचआईवी जैसे डिजीज में टी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है और पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बॉडी की स्पेशल कमांडर फोर्स होती है, जो छुपे हुए दुश्मनों को और खराब सेल्स को सीधे खत्म करती है। हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स तीन मेन टाइप्स के होते हैं और तीनों का काम अलग अलग होता है, लेकिन ये मिलकर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं हेल्पर टी सेल्स। ये इम्यून सिस्टम के मैनेजर होते हैं। इनका काम सीधे दुश्मनों को मारना नहीं होता, बल्कि ये बाकी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने का सिग्नल देते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को अटैक करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं और मैक्रोफेगस को भी एक्टिवेट करते हैं। अगर CD4 यानी कि हेल्पर टी सेल्स कम हो जाए, जैसे कि एचआईवी में, तो पूरी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरे होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स CD8। ये इम्यूनिटी के किलर सोल्जर्स होते हैं। इनका काम इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस और इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करना होता है। ये टारगेट सेल्स में होल बनाकर उसे मार देते हैं, ताकि इन्फेक्शन आगे न फैले। तीसरे होते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। ये इम्यून सिस्टम के कंट्रोलर्स होते हैं। इनका काम इम्यूनिटी को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होने से रोकना होता है। अगर ये ठीक से काम न करें, तो बॉडी अपने ही सेल्स पर अटैक करने लगती है और ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो सकते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों में एक बहुत स्पेशल फीचर होता है, जिसको हम इम्यून मेमोरी कहते हैं। जब पहली बार कोई जर्म बॉडी में आता है, तो इम्यून सिस्टम उसे पहचानने और उससे लड़ने में थोड़ा समय लेता है।
इस दौरान कुछ स्पेशल सेल्स बन जाते हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स कहते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी में मेमोरी बी सेल्स बनते हैं और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में मेमोरी टी सेल्स बनते हैं। ये सेल्स उस जर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। इसलिए जब वही जर्म दोबारा बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है और बहुत तेजी से एंटीबॉडीज और किलर सेल्स बनाने लगता है। इस वजह से दूसरी बार इन्फेक्शन या तो होता ही नहीं या बहुत हल्का होता है। यही रीज़न है कि हमें कुछ डिजीज़ लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स। वैक्सीन भी इसी मेमोरी सिस्टम पर काम करती है। वैक्सीन बॉडी को पहले ही ट्रेनिंग दे देती है ताकि मेमोरी सेल्स बन जाए और फ्यूचर में रियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल जाए। देखिए, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इन दोनों की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सबसे पहले आता है वैक्सीन का रोल। जब हमें वैक्सीन दी जाती है तो वह बॉडी में वीक या कि फिर डेड एंटीजन डालकर दोनों सिस्टम्स को एक्टिवेट करती है। इससे बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और टी सेल्स मेमोरी बनाते हैं। इसी वजह से वैक्सीन लेने के बाद हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एचआईवी इन्फेक्शन का। एचआईवी वायरस खासकर CD4 हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। जब ये सेल्स कम हो जाती हैं तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। फिर बॉडी इन्फेक्शंस और कैंसर से ठीक से लड़ नहीं पाती और एड्स डेवलप हो जाता है। तीसरा रोल है ऑटो इम्यून डिजीज और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कई ऑटो इम्यून डिजीज में टी सेल्स अपनी ही बॉडी सेल्स पर अटैक करने लगती हैं। इसी तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद रेसिपिएंट के टी सेल्स नए ऑर्गन को फॉरेन मानकर उस पर अटैक करते हैं और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है। देखिए, ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर वे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर अपनी ही ब्लड सेल्स पर हमला करने लगता है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम का काम होता है बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन चीज़ों से लड़ना, लेकिन इन कंडीशंस में डिफेंस सिस्टम गलती से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स को दुश्मन समझ लेता है। जब ऐसा होता है तो बॉडी अपनी ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है और टी सेल्स से अटैक करवाने लगती है। इससे ब्लड सेल्स जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं या कि फिर बोन मैरो में उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि एनीमिया, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स या रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं। एग्जांपल्स के लिए ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी टूटने लगती है, आईटीपी में प्लेटलेट्स नष्ट होने लगते हैं और पर्नीशियस एनीमिया में B12 एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है। देखिए, ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर में अलग अलग डिजीज होती हैं जिनमें बॉडी अपने ही ब्लड सिस्टम के अलग अलग हिस्सों पर अटैक करती है। सबसे पहले है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। इसमें इम्यून सिस्टम आरबीसी को दुश्मन समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। ये एंटीबॉडीज आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और पेशेंट को कमजोरी, पीलापन और सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम होती है। दूसरा है आईटीपी यानी कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसमें बॉडी प्लेटलेट्स पर अटैक करती है और उन्हें स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर देती है। प्लेटलेट्स कम होने से पेशेंट को नाक में खून आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग, स्किन पर लाल नीले धब्बे दिखना, ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। तीसरा है पर्नीशियस एनीमिया। इसमें इम्यून सिस्टम स्टमक की सेल्स पर अटैक करता है जिससे विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। B12 की कमी से आरबीसी ठीक से नहीं बनती
और एनीमिया हो जाता है। पेशेंट को कमजोरी के साथ साथ नर्व प्रॉब्लम भी हो सकती है। और चौथा होता है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें इम्यून सिस्टम में बॉडी बॉडी के बोन मैरो पर अटैक करता है, जहां ब्लड सेल्स बनती है। जब मैरो ही खराब हो जाता है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों कम हो जाते हैं। इससे एनीमिया, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग तीनों का रिस्क बढ़ जाता है। पैथोजेनेसिस में बॉडी अपनी ही ब्लड सेल्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बना लेती है। नॉर्मली एंटीबॉडीज जर्म्स के खिलाफ बनती है, लेकिन यहाँ इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर आरबीसी, प्लेटलेट्स या कभी-कभी डब्ल्यूबीसी को दुश्मन समझ लेती है और उन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। दूसरे स्टेप में ये एंटीबॉडीज ब्लड सेल की सरफेस से बाइंड हो जाती है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मिलकर इन सेल्स को डैमेज करते हैं या कि फिर उनमें होल बना देते हैं, जिससे सेल्स टूटने लगती है। इसे कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तीसरे स्टेप में एंटीबॉडी कोटेड ब्लड सेल्स को स्प्लीन के मैक्रोफैगस जल्दी जल्दी पकड़कर खा लेते हैं। स्प्लीन बॉडी का फिल्टर होता है और जब उसे लगता है कि कोई सेल एबनॉर्मल है तो वह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रोसेस को इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर्स में सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बॉडी किस टाइप की ब्लड सेल्स पर अटैक कर रही है। अगर इम्यून सिस्टम आरबीसी पर अटैक करता है तो एनीमिया डेवलप होता है। हीमोग्लोबिन कम होने से बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है, इसलिए पेशेंट को जल्दी थकान लगना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना और स्किन का पीला पड़ जाना यानी कि पैलेट दिखाई देते हैं। कई बार सांस फूलने की कंप्लेंट भी होती है। अगर इम्यून सिस्टम प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है। इसमें प्लेटलेट्स कम होने से ब्लड क्लॉट ठीक से नहीं बनता, इसलिए पेशेंट को नाक से खून आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, स्किन पर छोटे छोटे लाल धब्बे दिखाई देना, ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। और अगर डिजीज में डब्ल्यूबीसी भी अफेक्टेड हो जाए तो बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे पेशेंट को बार बार फीवर, इन्फेक्शन, सोर थ्रोट या चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस सिस्टम खराब हो जाता है। ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर्स मेनली ये कंफर्म करना चाहते हैं कि बॉडी सच में अपनी ही ब्लड सेल्स पर अटैक कर रही है या नहीं। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। इसमें इस टेस्ट से ये पता चलता है कि क्या पेशेंट की आरबीसी की सरफेस पर एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट चिपके हुए हैं या नहीं। अगर यह टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे कि ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में होता है। दूसरा बेसिक टेस्ट है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की क्वांटिटी पता चलती है। डॉक्टर्स इसी से समझता है कि पेशेंट को एनीमिया है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या इम्यूनिटी कमज़ोर है। यह इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप होता है। तीसरा टेस्ट है ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट। इन टेस्ट में ब्लड में स्पेसिफिक हार्मफुल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है, जो बॉडी अपनी ही सेल्स के खिलाफ बना रही होती है। इससे ऑटो इम्यून नेचर कन्फर्म हो जाती है और डिजीज की टाइप समझने में हेल्प मिलती है। ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट मेनली इस बात पर फोकस करता है कि इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को कम किया जाए और डिस्ट्रॉयड ब्लड सेल्स की कमी को पूरा किया जाए। सबसे पहले और सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड्स, जैसे कि प्रेडनिसोलोन।
ये मेडिसिन्स इम्यून सिस्टम को दबा देती है, जिससे एंटीबॉडीज कम बनने लगती है और ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन स्लो हो जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून एनीमिया और आईटीपी में सबसे पहले स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अगर स्टेरॉइड से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिले तो डॉक्टर्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एज़ेथियोप्राइन। ये मेडिसिन्स इम्यून सिस्टम्स को और ज़्यादा कंट्रोल में लाती है, ताकि बॉडी अपनी ही सेल्स पर अटैक करना बंद कर दे। कुछ केसेस में, खासकर आईटीपी और ऑटो इम्यून हेमोराइटिक एनीमिया में स्प्लीनेक्टोमी किया जाता है, यानी कि स्प्लीन की सर्जरी की जाती है, क्योंकि स्प्लीन ही वह ऑर्गन है जहां एंटीबॉडी कोटेड सेल्स ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। स्प्लीन को हटा देने से डिस्ट्रक्शन कम हो जाता है और प्लेटलेट्स या आरबीसी काउंट इम्प्रूव हो सकता है। अगर पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीवियर हो और हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स काफ़ी लो हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दी जाती है। यह टेम्परेरी सपोर्ट देता है जब तक कि मेडिसिन अपना काम शुरू न कर दे।